गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। यहां पर हमने एकेटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस के थ्रू मैंने आपको इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यूनिट वाइज प्रोवाइड करा दिए हैं। इम्पोर्टेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट यूनिट वाइज मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग एनालाइज करके आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रिपेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज़ यूनिट वाइज, यानी कि यूनिट वाइज जो जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं पर्टिकुलर यूनिट से, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिजिट भी सेम मिल जाए, बट डिजिट सेम ना ही मिल के लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यही मिलेगा जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, यूनिट फर्स्ट रहेगा हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट का एकेटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का सेशन। ठीक है, इसमें हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो यूनिट फर्स्ट है, मॉड्यूल फर्स्ट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेशनरी ईथर इन माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, यानी कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज शिफ्ट हमको फाइंड आउट करना है। इफ़ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ईच इज़ 8 मीटर एंड द वेवलेंथ यूज्ड इज़ 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यदि हम वहाँ पर 8 मीटर की लेंथ पर मिरर्स को रखते हैं और वेवलेंथ यूज़ करते हैं 8000 एंगस्ट्रॉम की, देन हमें क्या फ्रिंज शिफ्ट मिलेगा। तो देखते हैं, पहले लिख लेंगे क्या क्या हमें दिया हुआ है। गिवन दैट L इक्वल्स टू 8 मीटर, लैम्डा इक्वल्स टू 8000 एंगस्ट्रॉम एंड डेल्टा एन हमको फाइंड आउट करना है। इसके साथ हमें दो चीज़ें और ज़रूरत होगी। वी नो दैट C इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और V इक्वल्स टू 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आपका सेटअप अर्थ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर फ्रेम की जो वेलोसिटी होगी वो हमको स्पीड ऑफ द अर्थ लेना होगा, यानी कि जिस स्पीड से अर्थ मोशन कर रही है वो स्पीड यहाँ पर v हो जाएगी। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट फ्रिंज शिफ्ट डेल्टा एन इक्वल्स टू 2L_v² इंटू 1/λ, तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पुट करते हैं। 2 × 8 × 3 × 10⁴ का स्क्वायर अपॉन 3 × 10⁸ का स्क्वायर, देन 10⁻10/8000। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 10⁻10 कहाँ से लिख दिया मैंने इस 1 की जगह पर। बेटा लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मीटर में क्या होता है 8000 × 10⁻−10। ठीक है, तो वो -10 वाली जो पावर है वो ऊपर जाके प्लस के 10 हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं तो फाइनली वी गेट डेल्टा एन इक्वल्स टू 0.2। बेटा कैलकुलेशन का ऐसा है, कैलकुलेशन आप अपने आप से करके देख लेना। वैसे मैंने कैलकुलेशन कैलकुलेटर के थ्रू करके तभी आपको ये आंसर प्रोवाइड कराए हैं, अदरवाइज़ कोई मिस्टेक हो सकती है किसी भी नंबरिंग में, तो उसमें आपको इतना बड़ा इशू नहीं बनना है। उसमें आप उसको अपने आप से ही कैलकुलेटर से रिसॉल्व करके आप उसको आंसर को लिख सकते हैं, या उससे पहले आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या चेंज आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो फिर इट मीन्स कि हाँ बाय मिस्टेक मुझसे कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, अदरवाइज़ आप फिर से अपनी दोबारा कैलकुलेशन चेक करेंगे, देन आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल जाता है, फ्रिंज शिफ्ट मिल जाता है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एज मेजर्ड बाई O, a valve goes off at x equals to 100 km, y equals to 10 km, z equals to 1 km and t equals to 5 × 10⁻⁻4 second. What are the coordinates x dash, y dash, z dash and t dash of this event as determined by a second observer O dash moving
relative to O at -0.8 c along the common x dash axis। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि आपको x, y, z और t दिया हुआ है, तो इट मीन्स s फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, पूछा क्या है x डैश, y डैश, z डैश, t डैश, तो इट मीन्स आपसे s डैश फ्रेम की कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। ठीक है, और जिसमें आपका o डैश जो है ऑब्जर्वर वो मूव कर रहा है रिलेटिव टू o किस वेलोसिटी से, -0.8 c वेलोसिटी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें v गिवन है। ठीक, फिर आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे अलोंग द कॉमन x डैश एक्सिस, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मूवमेंट है वो केवल x डायरेक्शन में मेज़र करना है हमको, y और z में वो सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि मोशन किस में हो रहा है, या फिर हमें किसके अलोंग फाइंड आउट करना है, x डैश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें माइंड में सेट करके रखनी है। तो हम वो लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। x इक्वल्स टू आपको 100 किलोमीटर दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, z इक्वल्स टू 1 किलोमीटर और t इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻4 सेकेंड, ये हमने पुट कर लिया। v इक्वल्स टू -0.8 c दिया हुआ है, तो c की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, देन वी गेट -2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश अलोंग द x डैश एक्सिस। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है फॉर्मूला, x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी डैश इक्वल्स टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक चीज़ बेटा मैं बता देना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट करने से पहले आपके यूनिट वाइज फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले आपको लर्न है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल में नहीं आएगी। ये न्यूमेरिकल्स भी करते हुए और एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल्स करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले फॉर्मूलेज अपने स्ट्रॉन्ग करें। मैंने आपको यूनिट वाइज सभी फॉर्मूले प्रोवाइड करा दिए हैं, किसी बच्चे ने अगर नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। ठीक है, जैसे ही हम यूनिट वाइज फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट करेंगे, तो जैसे आपका ये फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, तो उससे पहले आप 10 मिनट पहले अपने जो फॉर्मूलेज आपने लिख रखे हैं नोटबुक में जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, वो आप पहले उस यूनिट फर्स्ट के फॉर्मूले लर्न कीजिए। देन अब अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमें x की वैल्यू दी हुई थी 100 किलोमीटर, बट हमें चेंज करनी है इसको किस में, मीटर में। तो 100 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 10⁵। ठीक है, ये मीटर में होगी x की वैल्यू। v की वैल्यू पुट की -2.4 × 10⁸। यहाँ पर माइनस है तो वो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। देन t की वैल्यू है 5 × 10⁴ अपॉन 1 माइनस v की वैल्यू 0.8 c मैंने यहाँ पर रखी है, ये पूरी वैल्यू नहीं रखी है। ठीक है, और जब हम उसका एक स्क्वायर करेंगे तो 0.64 c का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर वो कैंसिल आउट कर देगा। देन फाइनली वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.64। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं तो फाइनली वी गेट x इक्वल्स टू 2.2 × 10⁵ अपॉन 0.6। जब हम इस सबको सॉल्व आउट कर लेते हैं और फाइनली वी गेट x इक्वल्स टू 3.667 × 10⁵ मीटर। किलोमीटर में लिखेंगे तो 3.66.7 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास सॉरी ये एक्स डैश में लगाना भूल गया यहाँ पर, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 366.7 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें पता चल गया एक्स डैश यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ एस डैश फ्रेम। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है टी डैश। टी डैश के लिए फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया है, सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। तो फाइनली वी गेट 12.783 × 10⁻⁻4 सेकेंड। तो दिस इज़ द टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ एस डैश फ्रेम। उसने बोला है फॉर अलोंग एक्स डैश एक्सिस, तो इट मीन्स केवल मोशन केवल एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो वाई इक्वल्स टू वाई डैश इक्वल्स टू 10 किलोमीटर ही रहेगा, जेड इक्वल्स टू जेड डैश इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो दीज आर द
आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपसे 4 चीज़ें फाइंड आउट कराई थी, एक्स डैश, टी डैश, वाई डैश, जेड डैश। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो दैट ए मूविंग सर्कल विल appear to be an ellipse if it is seen from a frame which is at rest। इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है? वो ये कह रहा है कि अगर एक सर्कल जो मूव कर रहा है उसे हम देखते हैं तो वो एक इलिप्स की फॉर्म में हमें दिखाई देता है फ्रेम में, जो आपका रेस्ट में है। यानी कि अगर कोई एक फ्रेम ऐस है, उस पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, और अगर वो एक दूसरे फ्रेम को देखता है जिसमें एक आपका सर्किल है और वो मूव कर रहा है, तो उस रेस्ट वाले ऑब्जर्वर को वो सर्किल कैसा दिखाई देगा? इलिप्स की फॉर्म में दिखाई देगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको इलिप्स और सर्कल की इक्वेशंस पता होनी चाहिए। वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स में। ठीक है ना? चलिए, आई थिंक आपने 12 या 10th में भी पढ़ी होती हैं इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द लॉरेंटस ट्रांसफॉर्मेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इनटू इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि सर्किल वाली इक्वेशन में हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं किस। ठीक है, तो वो मूविंग वाले फ्रेम की टर्म्स में हमें पुट करना है। तो एक्स की वैल्यू एक्स डैश की टर्म में, वाई की वैल्यू वाई डैश की टर्म में। ठीक है, तो देन वी गेट एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमारा सर्किल एक्स डायरेक्शन में मूव करके चल रहा है, तो इसलिए हमने वाई की जगह पर वाई डैश डायरेक्टली पुट कर दिया है। ठीक है, आफ्टर दैट जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म अपॉन इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर हम सिंपल बोलें कॉमन लेके और इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टर्म तो आपकी ऐसी रहेगी। तो वाई डैश के स्क्वायर के साथ आपका क्या हो जाएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का जब इसका स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ हट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और फिर इसकी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया, सेम एज इट इज़ यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, देन वी गेट दिस वन। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? अगर आप पहली इक्वेशन देखें तो पहली इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म को हमें एक साइड लेके चलना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स डैश स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर वाली टर्म को एक साइड रोका। ठीक है, और सारी टर्म्स मैंने इधर पहुँचा दी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? वही चीज़ है, अगर आप इसकी यहाँ पर ओपन भी नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एक स्टेप अवॉइड हो सकता है। अदरवाइज हमने फिर वही चीज़ यहाँ पर की है, यहाँ से वाई डैश स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ से स्क्वायर को कॉमन ले लिया, फाइनली वी गेट दिस वन। ठीक है, सारा आपका मैथमेटिकली पोर्शन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने इस वाली टर्म में कॉमन ले लिया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जब यहाँ से कॉमन लेंगे हम तो ये इसके साथ तो कैन बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके अपॉन में पहुँच जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा इसके अपॉन। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ से हमने लिया, ये आ गया हमारा कॉमन, तो यहाँ से केवल ए स्क्वायर बचेगा हमारे पास, और इसके अपॉन में जो 1 था उसके साथ यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब उस फॉर्म में लिखने के लिए इक्वेशन को हम क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू है आपका ये इक्वल्स टू वाली पूरी टर्म, यानी कि हमने इस पूरी टर्म को क्या माना है? क्यू स्क्वायर, और इसको हमने मान लिया पी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास? एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अगर आप वहाँ पे देखें तो इक्वल्स टू में आपका 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर को भी इधर लेके जाना होगा और डिवाइड करना होगा। तो फाइनली वी गेट एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पर पी स्क्वायर आपका ये है, क्यू स्क्वायर आपका ये है। तो ये आपका
एक इक्वेशन हो गई इन द फॉर्म ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो ये हो गया विच इज़ इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, सो दैट हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई फ्रेम है और उसमें एक सर्किल मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको रेस्ट में जो ऑब्जर्वर है या जो दूसरा ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो उसको इलिप्स की फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। तो इस टाइप से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है। चलिए आगे देखते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए रॉड मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.6 c in a direction inclined at 30 डिग्री टू इट्स ओवन लेंथ, ठीक है। यानी कि परसेंटेज ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। आपको दिया हुआ है कि फ्रेम अगर 0.6 c वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, और वहाँ पर आपका जो रॉड है या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो 30 डिग्री पर रखा हुआ है, जिस टाइप से मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में मैंने दिखाया। ये आपका फ्रेम हो जाएगा और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। तो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली अगर हम देखेंगे तो L नॉट कॉस 30 हो जाएगा और वर्टिकली देखेंगे तो L नॉट साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। गिवन क्या क्या है हमें, V इक्वल्स टू गिवन है, थीटा इक्वल्स टू गिवन है। इस कंडीशन में मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि अगर आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो दैट्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मोशन ऑफ द रोड एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर एल एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, एल नॉट कॉस 30 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। थीटा की जगह पे मैंने यहाँ पर 30 डायरेक्टली पुट कर दिया है, वी की जगह पे पुट करेंगे 0.6, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.36 और सी का स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट। तो फाइनली वी गेट एल नॉट कॉस 30 स्क्वायर रूट ऑफ 0.64 और वी गेट, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 0.7 एल नॉट। सेम एज इट इज़ एल वाई इक्वल्स टू क्या होता है, एल नॉट साइन 30 और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो दैट्स एल नॉट अपॉन 2। तो ये दोनों वैल्यू एल एक्स और एल वाई की हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो देन वी गेट एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन एंड फाइनली आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 0.86 एल नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास एल की वैल्यू आ जाती है। तो इतना हमारे पास लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, जो एक्चुअल लेंथ है माइनस कितनी हमारे पास आई है, कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, अपॉन एक्चुअल लेंथ इंटू 100। जैसे आपके मार्क्स आप फाइंड आउट करते हैं कितने में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, है ना, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर आपको परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। तो एल नॉट तो आपका ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर जो एल की वैल्यू आई है वो हम पुट कर देंगे, तो एल नॉट यहाँ पर भी है, एल नॉट यहाँ पर भी है, तो कॉमन लेके हम एल नॉट कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर 1 एल नॉट में से 0.86 एल नॉट अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देन वी गेट 0.14 एल नॉट अपॉन एल नॉट। तो यहाँ से एल नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 100, दैट मीन्स 14% का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ द रॉड या लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दी हुई है, किसी न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पर वैल्यू दे भी सकता है, जैसे 1 मीटर दे दे या 2 मीटर दे दे, तो फिर आप वहाँ पर एल नॉट को हटा देंगे और एल नॉट की जगह पर वो लेंथ आप पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द apparent length of the rod of length 5 meter and inclined at an angle 60 to horizontal. This rod is moving with a speed of 3 into 10 to the power 7 meter per second, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने आपको कराया है, उसका मैंने आपको आंसर यहाँ पर दे दिया है। जैसे वहाँ पर अभी मैं बता रहा था आपको एल नॉट की वैल्यू नहीं दी हुई थी, बट यहाँ पर लेंथ ऑफ द रॉड दे दी है 5 मीटर, तो वहाँ पर एल नॉट आप लेके चले थे और यहाँ पर केवल आपको एल नॉट की जगह पर 5 मीटर रखना है, और केवल उसने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछी है, तो इट मीन्स हमें केवल एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आपका 4.99 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही करना है जैसे हमने ऊपर किया है उस। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम डज ए मीटर स्टिक मूविंग एट 0.1 c रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर टेक्स टू पास द ऑब्जर्वर, है ना। अब यहाँ पर ये क्या है कि कितना टाइम
एक मीटर स्टिक ले रही है कि 0.1 सी स्पीड से वो चल रही है और वो एक ऑब्जर्वर टेक्स टू पास द ऑब्जर्वर, है ना, वो ऑब्जर्वर को पास कर जाए। द मीटर स्टिक इज पैरेलल टू इट्स मोशन, ठीक है, वो जो मीटर स्टिक है वो पैरेलल है मोशन की। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। हमें गिवन है लेंथ ऑफ द मीटर स्टिक, यानी कि मीटर स्टिक में ही हमें पता चल गया कि लेंथ क्या है, मीटर है। मीटर स्टिक अगर इस टाइप से कहीं पे आपको दिया होगा तो लेंथ वहाँ पर 1 होगी, ठीक है। v इक्वल्स टू 0.1 c दिया हुआ है, आपको l फाइंड आउट करना है, आपको t फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वी नो दैट l इक्वल्स टू होता है L नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। तो फाइनली यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और वी गेट L इक्वल्स टू 0.994 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास L आ जाएगा। अब हमें T और फाइंड आउट करना है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस L है यहाँ पर, तो L की वैल्यू हमने पुट की और वेलोसिटी v 0.1 c वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वी गेट फाइनली 3.313 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द प्रॉपर मीन लाइफ टाइम ऑफ म्यू मिशन इज 2.5 इंटू 10⁸ सेकेंड। कैलकुलेट, फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करना है, मीन लाइफ टाइम ऑफ म्यू मिशन ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक मीन लाइफ टाइम दिया हुआ है एक मिशन का और फिर हमें पूछा है कि वो कितनी स्पीड से चले कि उसका मीन लाइफ टाइम हो जाए 2.4 इंटू 10⁻, नहीं सॉरी, उसने पूछा है मीन लाइफ टाइम, अगर वो 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले तो तब कितना मीन लाइफ टाइम होगा। सेकेंड में उसने पूछा है टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस म्यू मिशन ड्यूरिंग 1 मीन लाइफ टाइम, ठीक है, यानी कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक पूरी मीन लाइफ में अपनी, कितना टाइम उसको लगेगा। एंड दैट फाइनली द डिस्टेंस ट्रेवल विदाउट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, यानी कि पहले सेकंड केस में उसने वो डिस्टेंस पूछी है जब आप उसको रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को बताएंगे के साथ, और दूसरा कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हम मेजर ना करें, कंसीडर ना करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको टी नॉट ही गिवन है और फर्स्ट में आपको टी फाइंड आउट करना है एट v इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁸. अकॉर्डिंग टू द टाइम डायलेशन फॉर्मूला वी गेट टी इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, ठीक, और फाइनली वी गेट टी इक्वल्स टू दिस वन। अब यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टी और टी नॉट कौन किस किस को लेना है, ठीक है। बेटा उसने बोला है कि अगर आपकी मिशन इस वेलोसिटी से चलता है तो उसका मीन लाइफ टाइम क्या आएगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो आपका स्टार्टिंग का टाइम होता है वो रेस्ट वाला है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव करे तो उसका टाइम चेंज हो जाएगा और वो कहलाएगा आपका टी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आपको टी और टी नॉट दोनों चीज़ें दी हो किसी क्वेश्चन में और आपसे वी पूछे वहाँ पर, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो वैल्यू आपकी बड़ी होगी वो आपका टी होगा और जो वैल्यू छोटी होगी वो आपका टी नॉट होगा, क्योंकि टाइम डायलेशन में आपका टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि जो बाद में मेजर्ड कर रहे हैं ड्यू टू द सम वेलोसिटी वो टाइम आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं होनी है, क्योंकि क्वेश्चन इससे ही ज़्यादा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा v इंटू टी, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिविटी हमने लगाना है, तो रिलेटिविटी के बाद टाइम कितना आया है t, तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो v की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट 10 मीटर, यानी कि इतनी डिस्टेंस वो मीन लाइफ टाइम में अपनी ट्रेवल करेगा। जब हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को मेज़र नहीं कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल विदाउट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तो वहाँ पर हो जाएगा वी टी नॉट, ठीक है। यानी कि फिर वही टाइम उसका रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो दैट मीन्स v इंटू
टी नॉट, वी की वैल्यू पुट की, टी नॉट की वैल्यू पुट की, देन वी गेट 6 मीटर। तो इस कंडीशन में वो 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और रिलेटिविटी इफेक्ट में आपका अगर है तो वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ ए particular particle as measured in the laboratory comes out to be 4 into 10 to the power minus 8 second when its speed is 0.8 c and 3 into 10 to the power 8 second when its speed is 0.6 c। explain this। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि एक हाफ लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टिकल जो लेबोरेटरी में आता है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड है, जब उसकी स्पीड 0.8 c है एंड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सेकेंड। ठीक है, वैन इट्स स्पीड इज 0.6 c। ठीक है, यानी कि इतना तो होता है जब उसकी स्पीड इतनी है और इतना होता है जब उसकी स्पीड इतनी है। तो इसको एक्सप्लेन करना है हमें, देखते हैं क्या है। फर्स्ट में हमें क्या है, गिवन है v इक्वल्स टू 0.8 c और t इक्वल्स टू दिया हुआ है ना, क्योंकि उसने बोला है कि इतनी स्पीड से चलता है तो उसका टाइम ये आता है ना। तो ये अब मीन टाइम तो नहीं हुआ उसका, इतनी स्पीड चलने के बाद उसका टाइमिंग इतनी है, तो इसलिए यहाँ पर हमने टी लिया है, ये वी हो जाएगा। आपको टी नॉट आपका टाइम बताना है। ठीक है, तो वी नो दैट अभी फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, तो यहाँ से हम टी नॉट फाइंड आउट करते हैं। तो टी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो देन वी गेट 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका उस पार्टिकल का मीन लाइफ टाइम हो गया टी नॉट। अब उसने पूछा है अगर वो 0.6 c से चले तो क्या उसका टाइम ये आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब हमारे पास टी नॉट ही हो गया है, वी हमें पता है और टी हमें फाइंड आउट करना है एज लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू टी नॉट स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, फाइनली वी गेट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड जो उसने ऊपर दिया हुआ है। तो बस इसकी एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे। हैंस वी कंक्लूड दैट द वेरिएशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल इज ड्यू टू द टाइम डायलेशन। ठीक है, यानी कि जो ये वेरिएशन हो रहा है लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल की, वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द टाइम डायलेशन। ये हमें केवल एक्सप्लेन करके ही बताना था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट स्पीड शुड ए क्लॉक बी मूव्ड सो दैट इट मे अपीयर टू लॉस 1 मिनट इन ईच आवर। यानी कि एक क्लॉक किस स्पीड से चले कि वो 1 घंटे में 1 मिनट लॉस कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि टी नॉट क्या लें, टी क्या लें। बेटा आप अगर टी 60 भी ले रहे हैं, सॉरी टी नॉट 60 ले रहे हैं तो टी आपको 61 लेना होगा। अदरवाइज उसने सिंपली बोल दिया है कि 1 घंटा है तो उसमें 1 मिनट लॉस कर दी, तो इट मीन्स टी नॉट आपका 59 है और टी आपका 60 हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना। तो यानी कि टी नॉट यहाँ पर 59 गिवन है और टी आपका 60 है। टी हमेशा आपको बड़ा वाला लेना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और आपको वी फाइंड आउट करना है कि किस स्पीड से वो ट्रेवल करे कि 1 मिनट का लॉस हो जाए। फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देन ये स्क्वायर रूट ऑफ कैंसिल आउट ख़त्म हो जाएगा। देन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन टी का स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, टी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक साइड रखेंगे तो 1 माइनस 59 अपॉन 60 का स्क्वायर ये हो जाएगा। और फाइनली जब हम सारा सॉल्व आउट कर लेते हैं तो वी गेट वी इक्वल्स टू 0.545 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस स्पीड से अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वॉच या कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो वो आपका 1 घंटे में 1 मिनट लॉस कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द मास ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 11 टाइम्स इट्स रेस्ट मास।
यानी कि आपका कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसका जो मास है वो 11 टाइम्स है रेस्ट मास की। ठीक है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये क्वेश्चन आपका किसका है, वेरिएशन ऑफ मास का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमें गिवन है m इक्वल्स टू 11 m0 यानी कि 11 गुना है रेस्ट मास की। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है हमें और मोमेंटम फाइंड आउट करना है। सिंस वी नो दैट वेरिएशन ऑफ मास m इक्वल्स टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है m माइनस एम नॉट सी का स्क्वायर, किसमें, रिलेटिविटी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे m की, तो देन वी गेट यहाँ पर 11 m0 हो जाएगा। 11 m0 में से एक m0 जाएगा तो देन वी गेट 10 m0 और c का स्क्वायर। यहाँ पर हम 10 m0 भी हमें पता है रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और c भी हमें पता है। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 8.19 इंटू 10⁻⁻13 जूल। अगर वो डायरेक्टली पूछता है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर आप इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू एम वी। m की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 11 m0, तो देन वी गेट 11 m0 v। लेकिन हमारे पास v नहीं है तो इसलिए यहाँ से हम v फाइंड आउट करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये। ठीक है, जैसे अभी पीछे वाले न्यूमेरिकल में हमने वेलोसिटी v फाइंड आउट की है, तो वैसे ही हम यहाँ से v फाइंड आउट करेंगे और फाइनली वी गेट 2.9875 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे, अब हमारे पास m0 भी है, हमारे पास v भी है, तो ये वैल्यूज़ उठाकर हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो फाइनली वी गेट p इक्वल्स टू 2.990 इंटू 10⁻⁻21 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है इसका, आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए मूविंग मिशन इज एक्जैक्टली ट्वाइस इट्स रेस्ट एनर्जी। यानी कि टोटल एनर्जी जो है एक मूविंग मिशन की वो एक्जैक्टली दोगुनी है रेस्ट एनर्जी के। फाइंड द स्पीड ऑफ मिशन, और कुछ हमें नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं। टोटल एनर्जी हमने माना E है, तो वो 2 गुना है रेस्ट में एनर्जी E0 की। ठीक, हमें पूछना है, उसने V फाइंड आउट कराना है। तो वी नो दैट m इक्वल्स टू ये होता है m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। हमें गिवन है इक्वल्स टू 2E0, तो यहाँ से अगर हम E लिखेंगे तो देन mc का स्क्वायर होता है आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन से। ठीक है, चलिए, और E0 क्या हो जाएगा, m0 c का स्क्वायर। तो जब वैल्यू हमने पुट की तो c स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एक रिलेशन आ गया m और m0 में। m इक्वल्स टू कितना हो गया, 2m0। तो m की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 2m0 इक्वल्स टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। m0 से m0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली वी गेट, दोनों का स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग v इक्वल्स टू 0.866 c, या तो आप c की फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज c की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। तो ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी कि इस वेलोसिटी से आपका जो है मिशन वो मूव करेगा। ठीक है, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज so that the relativistic kinetic energy will convert into classical kinetic energy if v very very less than to the c। क्या है कि हमें ये शो करना है कि जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने ऊपर आपको बताई है, वो कन्वर्ट हो जाती है क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी में अगर स्पीड बहुत कम है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, जो हमने अभी तक पढ़ी है 12mv²। काइनेटिक एनर्जी अगर आती है तो आपको माइंड में फॉर्मूला यही आता है। तो ये फॉर्मूला मेनली उस कंडीशन में होता है जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है वो c के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी है, जो जनरली हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। सिंस वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी
रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म में क्या होती है, m माइनस एम नॉट सी का स्क्वायर, और क्लासिकल फॉर्म में क्या होती है, हाफ एम नॉट वी का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, सिंस वी नो दैट m इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो देन वी गेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम नॉट इस ब्रैकेट में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाहर आ जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम नॉट सी का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको मैं ऊपर लेके चला गया तो ये हाफ जो पावर थी वो माइनस में चली जाएगी, -1/2 पावर हो जाएगी, और -1 आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, और देन वी गेट 1 माइनस जो है ये इस माइनस को प्लस करेगा, तो +1/2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1, तो -1 से -1 कैंसिल आउट, तो फाइनली वी गेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम नॉट वी का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये किस फॉर्म में है, विच इज़ फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। ठीक, अब अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको बताऊं, क्योंकि अगर आपको इस टाइप की टर्म दी हो तो आपने मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी ये सीरीज, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देन वी गेट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 सी का स्क्वायर प्लस 3 वी की पावर 4 अपॉन सी की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आपकी सीरीज बढ़ती चली जाती है। और जब सीरीज में यहाँ पर कंडीशन है कि वी बहुत छोटा है सी के कंपैरिजन में, तो जितनी पावर ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी उतनी वैल्यूज़ आगे टर्म्स छोटी होती चली जाएंगी, तो इसलिए लास्ट वाली टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, हायर ऑर्डर वाली टर्म्स को, इसलिए आपका केवल ये बचता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको न्यूमेरिकल फर्स्ट यूनिट के क्लियर हो गए होंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में भी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेता है, बट वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपसे पूछा है जो आपको क्लियर ना हो, बस समझने की बात है कि हमें करना क्या है न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जैसा कि आपने बोला था कि न्यूमेरिकल्स में सर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाए और वहाँ से जो जो कॉन्सेप्ट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर आपको 13 क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट के प्रोवाइड कराए हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने क्लास में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो ये करना है, और जो मैंने क्लास में कराए थे उनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, जिससे कि आपकी न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। न्यूमेरिकल्स पे आपको मार्क्स 100% उतने ही मिलते हैं अगर आपका सही है जितने का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको अच्छे से करें, और फिर मैं वही बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स अच्छे से तभी होंगे जब आपको उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूलेज लर्न होंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। वीडियो को देखिए कंप्लीट, क्वेश्चंस को करिए, प्रैक्टिस करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।